गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके पार्ट नंबर 8 की हम बात करने जा रहे हैं। हमने मैक्स बेल का तरंग सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद में प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, मैक्स बेल का तरंग सिद्धांत, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं बता सका था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को ही बताया जा सकता है, लेकिन उसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कृष्णिका विकिरण का स्पष्टीकरण भी करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाता है, जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कृष्णिका विकिरण व प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो एनर्जी होती है वो बंडलों के रूप में पाई जाती है, जिसे हमने क्वांटा या प्रकाश की दृष्टि से उसे फोटोन नाम दे दिया था। और इस चीज़ को प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर कणीय प्रकृति को प्रदर्शित किया गया। कृष्णिका विकिरण जो होती है, कृष्णिका विकिरण को पूर्ण अवशोषक व पूर्ण उत्सर्जक विकिरण कहा जाता है। पूर्ण अवशोषक व पूर्ण उत्सर्जक। कृष्णिका विकिरण का मतलब, जैसे हमारे पास कोई काली वस्तु है, उसको धूप में रख दिया जाए तो वो पूर्ण अवशोषक का काम भी करेगी, और अगर हम काली स्वेटर पहन लेते हो तो हमें वो एनर्जी भी देने का काम करेगी, यानी उत्सर्जक का काम भी करेगी। हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हम काली स्वेटर पहनेंगे तो ज़्यादा गर्म रहेंगे। तो इसका मतलब वो पूर्ण अवशोषक और पूर्ण उत्सर्जक भी होती है। हमारे पास ऐसी वस्तु हो जिसको गर्म किया जाए, जो ऊर्जा को उत्सर्जित करे, तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है वो विकिरण होती है कृष्णिका विकिरण। इसको अगर गर्म किया जाए, थोड़ी एनर्जी दे करके गर्म करें, टेम्परेचर देके, लाल से क्या हो जाएगी नारंगी से क्या हो जाएगी पीला, हल्का पीला कलर आ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगी सफ़ेद हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे लास्ट में जाकर वो वस्तु सफ़ेद कलर की हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऊष्मीय ऊर्जा की तीव्रता के अंदर क्या होती गई, वृद्धि होती गई। तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसका स्पष्टीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि काली वस्तु जिसको कृष्णिका कहा जाता है, उस काली वस्तु को अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने पर उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का स्पष्टीकरण प्लैंक क्वांटम थ्योरी करती है। जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं उसके रंग में परिवर्तन आता है। साथ में ये थ्योरी ये भी बताती है कि E समानुपाती न्यू, E का मतलब एनर्जी और न्यू का मतलब आवृत्ति या विकिरणों की तीव्रता कह सकते हैं हम, कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विकिरणों की तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाती जाएंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इसे वेवलेंथ के नज़रिए से देखा जाए, अगर हम विकिरणों की तीव्रता, यहाँ पर तो हम विकिरण की तीव्रता ले लेते हैं, विकिरण की तीव्रता, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, तरंग दैर्ध्य ले लेते हैं, वेवलेंथ ले लेते हैं।
तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा। हम देखते हैं कि हमें दो इस तरीके के ग्राफ प्राप्त होते हैं T1 और T2 पर। तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ कोई जरूरी नहीं कि विकिरणों की तीव्रता बढ़ती जाए, एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम हो जाता है विकिरणों की तीव्रता का मान और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब कृष्णिका विकिरण पूर्ण अवशोषक और पूर्ण उत्सर्जक होती है। विकिरणों का अवशोषण भी पूरी तरह से करती है और उत्सर्जन भी पूरी तरह से करती हैं। अगर उनको गर्म किया जाए तो लाल हो जाती है, फिर नारंगी, पीला और सफ़ेद जब सफ़ेद होती है तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक को बढ़ाएंगे दूसरी बढ़ती जाएगी। अगर विकिरणों की तीव्रता और लैम्ब्डा के साथ तुलना की जाए तो विकिरण की तीव्रता एक उच्चतम बिंदु पर जाकर के अधिकतम हो जाती है, और फिर ये जरूरी नहीं कि लैम्ब्डा बढ़े वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती जाए, लेकिन एनर्जी के साथ तीव्रता बढ़ती जाती है विकिरणों की। तो ये किसने बताया था? प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका विकिरण के बारे में बताया, जिसकी सामान्य सी चर्चा थी। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था, मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं बता सका था, लेकिन प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हर्ट्ज। हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताया था। इसके अंदर देखिए, पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास एक प्रकाश विद्युत सेल है, जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, कैथोड व एनोड, और इनको विद्युत से जोड़ रखा है। और जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर क्या है, सीजियम धातु का लेपन भी कर रखा है हमने। सीजियम धातु जिसका आयनन विभव कम होता है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को अच्छे से शो करता है। तो सीजियम धातु का कम आयनन विभव होने के कारण इस कैथोड पर सीजियम धातु का लेपन कर रखा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? पहली बात, जब हम किसी भी फोटोन को या एनर्जी को धातु की सतह पर डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और ये प्रभाव ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, जिसे एक विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर कैथोड, ये एनोड, कैथोड पर हमने सीजियम धातु का लेपन कर रखा और इधर से क्या कर रहे हैं, फोटोन डाल रहे हैं, यानी कि एनर्जी डाल रहे हैं। जैसे ही एनर्जी डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। कैथोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। इसकी जो एक न्यूनतम, इस सेल की न्यूनतम आवृत्ति होती है, और उस आवृत्ति को बोला जाता है देहली आवृत्ति। क्या बोला जाता है, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है।
जिसको न्यू जीरो से शो किया जाता है। और साथ में इस दहली आवर्ती के लिए एक कार्यफलन को काम में लिया जाता है। दहली आवर्ती को ही एक कार्यफलन कहा जाता है और उस कार्यफलन को W से शो करते हैं या W0 बोल सकते हैं। ये h न्यू जीरो के बराबर होता है, तो W0 किसके बराबर हो गया? h न्यू जीरो के। अब इस परीक्षण में कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकालकर ये बताया कि अगर यहाँ डालने वाली एनर्जी, कहने का मतलब है यहाँ पर हम फोटोन डाल रहे हैं, उन फोटोन की एनर्जी दहली आवर्ती के अकॉर्डिंग एक दहली ऊर्जा बोला जाता है। अगर इस फोटोन की ऊर्जा इस दहली ऊर्जा के से कम होती है तो इलेक्ट्रॉनों का कभी भी उत्सर्जन नहीं होता। यहाँ से डालने वाली एनर्जी का मान अगर दहली ऊर्जा से कम होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ डालने वाली एनर्जी से दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। और अगर इस दहली ऊर्जा से इस ऊर्जा का मान, इन फोटोन का मान ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी होगा और इलेक्ट्रॉन गति भी करेंगे और गति के लिए एक गतिज ऊर्जा काम में ली जाती है और उस गतिज ऊर्जा को लिखा जाता है 1/2 mv², स्मॉल mv²। इस गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv² और हमने कार्यफलन लिया है और इस कार्यफलन को W0 से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है h न्यू जीरो और इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। और एक हमारी ऊर्जा होती है जो हम डाल रहे हैं, उसको लिखा जाता है E बराबर h न्यू से। ठीक है, अब देखिए हम एनर्जी डाल रहे हैं, कुछ तो इसके अंदर दहली ऊर्जा होती है जिसको कार्यफलन से शो किया जाता है और कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण मिल जाती है, वो होती है गतिज ऊर्जा। तो हम कहें कि हमने जो प्रेक्षित फोटोन देखे हैं तो प्रेक्षित फोटोनों की ऊर्जा और प्रेक्षित फोटोन की ऊर्जा यही E किसके बराबर होती है? कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो प्रेक्षित फोटोन की ऊर्जा h न्यू बराबर कार्यफलन ऊर्जा h न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये होती है। अगर मैं h न्यू और इसको इधर लिया हूँ तो h न्यू जीरो और बराबर 1/2 mv²। कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा बोलते हैं इसको mv² को। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? h न्यू माइनस h न्यू जीरो होती है और गतिज ऊर्जा बराबर h को कॉमन ले लिया जाए तो न्यू माइनस न्यू जीरो आ जाती है। अगर हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, अगर हमें दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक सीधी फ्रीक्वेंसी आवर्ती और एक दहली आवर्ती दे रखी है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। हमें वेलोसिटी दे रखी है, वेग दे रखा है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिया जाता है और वेलोसिटी दे रखी है, वेग दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। हमें दहली आवर्ती दे रखी है, कार्यफलन पूछ रहे हैं तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एनर्जी पूछ रहे हैं तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। और अगर हमें लैम्बडा दे रखा है और एनर्जी पूछ रहे हैं तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा।
तो प्रत्येक न्यूमेरिकल की कंडीशन देख करके सूत्र लगाया जाता है। तो ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की। एक बार मैं फॉर्मूले नहीं मिटाती हूँ, आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, थोड़ा सा मिट गया वापस लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इसमें हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, देखते हैं अपने। 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बल्ब का प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बताइए। पहली बात तो हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, और ऊर्जा का फॉर्मूला, सीधी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = h/ν। हमें दे रखा है लैम्बडा, तो E = hc/λ, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ये सूत्र लगा लो। लैम्बडा दे रखा है 400 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 400 × 10⁻9 मीटर आ जाएगा। इतनी बात तो आई समझ में, ठीक है। H का मान फिक्स है 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकंड, और C की वैल्यू भी फिक्स है। मैं बहुत पहले से बता रही हूँ आपको इस चीज़ को, ये वैल्यू तो आपको हर जगह काम आएगी, याद करनी पड़ेगी। E निकाल लेते हैं। H का मान 6.626 इंटू में 10⁻34 दे रखा है, और C का मान 3 इंटू में 10⁸ दे रखा है, और बटा में लैम्बडा की वैल्यू 400 इंटू में 10⁻9 दे रखी है, -9 ऊपर जाएगी, तो 6.626 इंटू में 10⁻34 इंटू में 3, ये ऊपर जाएगी 10⁸, और इंटू में 10⁹ हो जाएगी। 8 और 9 कितनी होगी? 17। तो डायरेक्ट हम 17 लिख देते हैं यहाँ पर, और बटा में 400 नैनोमीटर। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर आकर के कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा इसको और कर देते हैं, -34 में 17 माइनस कर देंगे, 17 दूनी 34 होता है, तो 6.26 इंटू में 10⁻34 की जगह क्या जाएगा? 17 आ जाएगा, और 6.626 ये मल्टीप्लाई 3, और ये 400 नैनोमीटर। पहले हम 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 400 यानी कि 400 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं अभी कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। 6.626 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 400, तो आ जाएगा हमारा 0.049 इंटू में 10⁻17। ये आ गई हमारी E की वैल्यू। और हमें दे रखा है 100 वोट की बात कर रहा है, 100 वोट के अंदर फोटोनों की संख्या बतानी है हमें। 100 वोट के अंदर फोटोनों की संख्या बतानी है, तो उत्सर्जित फोटोन की संख्या, उत्सर्जित फोटोन की संख्या, उत्सर्जित फोटोन की संख्या, और 100 वोट के अंदर बतानी है, तो 100 बटा में 0.049 इंटू में 10⁻17। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -17 ऊपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये देखिए 100 बटा में 0.049 इंटू में 10⁻17, ये 17 ऊपर जाएगा, तो 100 इंटू में प्लस का 17 हो गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 लग जाएगा, तो यहाँ तो 49 ही आ जाएगा, और ऊपर 1000 जाएगा, वो 17 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब 49 को डिवाइड करेंगे, 49 दूनी 98, 9.029
इंटू में 10 की पावर 20 इतना आ जाएगा। इतने फोटोनों का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? इतने फोटोनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। मतलब फोटोन की उत्सर्जित फोटोन की संख्या निकालनी है तो 2.02 इतने फोटोन उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को बच्चों आप करके देखा करो, घर पे दोबारा किया करो। मैंने करवा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करो, घर पे किया करो, आप दोबारा करके देखा करो, आंसर निकाला करो इसका। अब देखिए किसी धातु की देली, अगला क्वेश्चन देली आवृत्ति दे रखा है हमें ब्रैकेट में। देली आवृत्ति न्यू जीरो का मान कितना है? 7.0 इंटू में 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स में फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू की वैल्यू दे रखी है 1.0 इंटू में 10 की पावर 15 ही दे रखी है, 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब देखिए वाली विकिरण धातु की सतह से टकराती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। गतिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले लिखे हमने। एक ये लिखा 1/2 mv²। द्रव्यमान का कहीं जिक्र आया नहीं, वेग का कहीं जिक्र आया नहीं, तो ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। दूसरा फॉर्मूला हमने ये निकाला था, गतिज ऊर्जा h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये देखो न्यू माइनस न्यू जीरो आ गया जिक्र। भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें और देली फ्रीक्वेंसी दे रखी है और गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला गतिज ऊर्जा बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो, ये फॉर्मूला लगेगा। दो फॉर्मूले रखे थे हमने। अब देखो h का मान फिक्स होता है 6.626 इंटू में 10 की पावर -34 और न्यू का मान 1.0 इंटू में 10 की पावर 15 दे रखा है माइनस, और न्यू जीरो का मान 7.0 इंटू में 10 की पावर -14 दे रखा है। ये दे रखा है हमारे पास में -14। ये -14 नहीं है भाई, +14 ही है। क्वेश्चन के अंदर गलती से लिख दिया गया, इसको -14 नहीं +14 है। अब देखो, अब मैंने आपको दशमलव में थे उनको घटाना और जोड़ना सिखाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसको बराबर कर दो, प्लस या माइनस करना ही होती है, दशमलव में पावर भी दी होती है तो उसको बराबर कर दो। इसको बराबर करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 इंटू में 10 की पावर 14 -7 इंटू में 10 की पावर 14 यह आ जाएगा। फिर देखिए 6.626 इंटू में 10 की पावर -34 इंटू में, अब देखो 10 की पावर 14 कॉमन आ गई, दोनों के अंदर दे रखी है, प्लस माइनस के अंदर कॉमन लेते हैं अपने, मल्टीप्लाई नहीं करते। वो तो मल्टीप्लाई में अपने मल्टीप्लाई में होती है ना, तब वो घातों को जोड़ते हैं और भाग में होती है तो घातों को घटाते हैं, लेकिन जब प्लस माइनस में होती है तो घातों को कॉमन लेते हैं अपने। अब क्या होगा, 10 में से 7 चला जाएगा तो आ जाएगा 6.626 इंटू में 10 की पावर 34 इंटू में 10 की पावर 14 और यहाँ पे आ गया 3 इंटू में 10 की पावर 14 ये आ गया। अब 10 की पावर 14 से इसको कैंसिल कर दो, 6.26 इंटू में ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर 34 है, -34 यहाँ तो 10 की पावर -20 आ जाएगी। और अब क्या करेंगे अपने, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 तिया 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिक्का 18, 1 और 18 और 1 19, 1 2 3 3 के बाद में पॉइंट लगा दियो और 20 ये आ जाएगा आंसर। ये किसका आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई।
काइनेटिक एनर्जी का मान आ गया 19.878 इंटू में 10 की पावर -20। ये न्यूमेरिकल हम काम में ले सकते हैं। कई जगह क्या होता है, आपको कार्यफलन का मान दिया मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी का टोटल मान दिया होगा और आपसे पूछेंगे एनर्जी का प्रेक्षित फोटोन की ऊर्जा बताइए, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कई जगह पर आपको फ्रीक्वेंसी डेली फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये तो मैंने करवाई दिया, इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर ये तो मैं करवाती ही आ रही हूँ पहले से। कार्यफलन पूछा जा सकता है सीधा, न्यू फ्रीक्वेंसी का मान देकर कार्यफलन बताओ, वेलोसिटी और द्रव्यमान देकर के गतिज ऊर्जा का मान पूछा जा सकता है। तो आज तो हम इस क्लास का यही समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।